Hello, good morning everyone. I hope you all are good and be energetic. So today we start next topics of chapter 11, thermal properties of matter. Derivation of Newton's law of cooling from Stephen's law of cooling. हम स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन्स बोल्ट्जमान लॉ ऑफ कूलिंग और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमें स्टीफन्स बोल्ट्जमान लॉ ऑफ कूलिंग को बेस मानते हुए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को प्रूव करना है। अकॉर्डिंग टू Stephen Boltzmann law of cooling, the rate of emission of radiation from an area A of the surface of the body at temperature T to the surrounding at temperature T0 is, यानी सपोज कीजिए कि सराउंडिंग टेम्परेचर T0 है और बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर T है, तो जो स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ है उसके अकॉर्डिंग द रेट ऑफ एमिशन, यानी बॉडी से जो एमिट हो रही है रेडिएशन, उनका जो रेट है फ्रॉम एनी एरिया कैपिटल ए ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ टेम्परेचर टी टू द सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट, तो रेट जो होगा एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एरिया ए डी क्यू अपॉन डी टी, यानी डी क्यू जो है वो रेडिएशन एमिट हो रही है डी टी टाइम इंटरवल में। सो रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। जैसा पहले पिछले वीडियो में हमने स्टीफन्स लॉ बताया था, तो मैंने कहा था कि कोई हॉट बॉडी है, अब वहां से जब रेडिएशन एमिट होंगी तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 4। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट सिग्मा, तो सिग्मा जो है ई इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, हियर सिग्मा इज ए कांस्टेंट। अब यहां पर भी ये सिग्मा कांस्टेंट है, लेकिन वहां जो है वो बॉडी का टेम्परेचर टी था, लेकिन यहां सराउंडिंग टेम्परेचर से कंपेयरिंग हो रही है। तो स्टीफन्स लॉ में बोल्ट्जमान लॉ ने जो करेक्शन किया उसके अकॉर्डिंग हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम द फॉर्म ऑफ रेडिएशन डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, इक्वेशन फर्स्ट। Here sigma is the Stephen constant. The axis of temperature of the body over that of its surrounding, यानी जो बॉडी का टेम्परेचर एक्सिस है कंपैरिजन टू सराउंडिंग, यानी T माइनस टी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा टी। तो यहाँ पर टी नॉट जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उसको RHS में ले जाते हैं, तो T इज इक्वल टू टी नॉट प्लस डेल्टा टी। पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें टी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। सो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ए, टी की वैल्यू हम पुट करेंगे टी नॉट प्लस डेल्टा टी होल पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। सो रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन from an area A dq upon dt is equal to sigma A। यहां से T नॉट कॉमन लेंगे तो होल पावर 4 है, तो D नॉट पावर 4 1 प्लस डेल्टा T डिवाइडेड बाई T नॉट होल पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4। अब हम यहां से T नॉट की पावर 4 लेंगे और फिर यहां पर 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नॉट की पावर 4 होगी, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। सो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ए, टी नॉट की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर वैल्यू 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी की पावर 4 होल पावर 4 माइनस 1। अब इस होल पावर 4 को बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं, तो 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट प्लस, ऐसे बहुत सारे स्टेप आएंगे जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और लास्ट में है माइनस टी नॉट की पावर 4 जब कॉमन ले लिया तो माइनस 1।
या 1 से 1 लेस हो गया, कैंसिल हो गया, तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4 इंटू 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट। टी नॉट से यहाँ पर टी नॉट एक कैंसिल, तो टी नॉट की पावर 3, तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 सिग्मा ए टी की पावर 3 इंटू डेल्टा टी। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर 4 सिग्मा ए टी नॉट की पावर 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, 4 डिजिट है, सिग्मा स्टीफन कॉन्स्टेंट, ए बॉडी एरिया जो भी है वो फिक्स है, टी नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर। तो हमने इसको कंबाइंड कांस्टेंट के कंसीडर कर लिया। सो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू के डेल्टा टी। कांस्टेंट के हटाएंगे तो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आएगा, तो डी क्यू अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी माइनस टी नॉट, यानी टी बॉडी टेम्परेचर, टी नॉट एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर। तो इसका मतलब है कि जो हमारी हीट जो है रेडिएशंस के फॉर्म में बॉडी से एमिट हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सिस टेम्परेचर। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यही न्यूटन्स का कूलिंग लॉ है। ग्राफ्स, हमें प्लॉट ग्राफ करने हैं। नंबर 1, ग्राफ इज प्लॉटेड बाय टेकिंग टेम्परेचर थीटा एंड टाइम टी, यानी विद रेस्पेक्ट टू टाइम कोई हॉट बॉडी है उसका विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो टेम्परेचर है उसका क्या इफेक्ट होगा। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है थीटा वो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर थीटा नॉट से ग्रेटर है, और हीट हमेशा हायर से लोअर ट्रांसफर होती है। तो जैसे जैसे बॉडी से हीट ट्रांसफर होगी तो उसका टेम्परेचर डेफिनेट डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। तो हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है टेम्परेचर थीटा एंड टाइम टी, और दिस कर्व इज कॉल्ड कूलिंग कर्व। ये जो ग्राफ है वो एक कर्व आता है और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, और इस कर्व को हम कूलिंग कर्व कहेंगे। यहां पर एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस में टाइम टी यूनिट इन सेकेंड, और वाई एक्सिस में टेम्परेचर थीटा यूनिट इन डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। तो ये ग्राफ एक कर्व है जिसे हम कूलिंग कर्व कहेंगे। अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो एक हमारी बॉडी है जिसको हम पूरी तरह से बंद कर लेंगे और थर्मामीटर डाल देंगे, और वहां पर उस टेम्परेचर को हम एक बिलोडक लेते हैं, उससे उस लिक्विड को हम वाइब्रेट कराते रहेंगे जिससे कि पूरे लिक्विड का टेम्परेचर सेम रहे, और स्टॉप वॉच से टेम्परेचर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बाय यूजिंग स्टॉप वॉच टाइम के साथ साथ हम थर्मामीटर की हेल्प से टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे, और टाइम और टेम्परेचर में जब ग्राफ ड्रॉ होगा तो वो ग्राफ एक कर्व आएगा। नंबर 2, ग्राफ इज प्लॉटेड बाय टेकिंग एक्सिस टेम्परेचर थीटा माइनस थीटा नॉट। अब बॉडी का टेम्परेचर थीटा है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर थीटा नॉट है, तो बॉडी का जो एक्सिस टेम्परेचर है वो थीटा माइनस थीटा नॉट, एंड रेट ऑफ कूलिंग डी थीटा अपॉन डी टी विच इज फाउंड टू बी स्ट्रेट लाइन। तो जब हम एक्सिस टेम्परेचर और बॉडी से जो हीट ट्रांसफर होगी तो उसका जो रेट है, यानी टेम्परेचर के डिक्रीज होने का जो रेट है डी थीटा अपॉन डी टी में एक ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। यानी एक्सिस टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो जो रेट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। It proves that the rate of fall on temperature is directly proportional to the axis temperature। यानी जो डी थीटा अपॉन डी टी है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सिस टेम्परेचर, यानी एक्सिस टेम्परेचर के बढ़ने पर ये जो रेट है हीट के डिक्रीज होने का यानी टेम्परेचर के डिक्रीज होने का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है व्हेन एक्सिस टेम्परेचर इज नॉट लार्ज। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि एक्सिस जो टेम्परेचर है वो लार्ज नहीं होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस में एक्सिस टेम्परेचर थीटा माइनस थीटा नॉट यूनिट इन डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा वाई एक्सिस है उसमें हमने रेट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर डी थीटा अपॉन डी टी लिया जिसकी यूनिट डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, और ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है जो ओरिजिन से पास होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल और परफेक्टली ब्लैक बॉडी। A body which absorbs all the radiations of all wavelengths falling on its surface is called ideal और perfectly black body। ऐसी बॉडी जिस पर जितनी भी रेडिएशंस इंसिडेंट होती हैं चाहे उसकी कोई भी वेवलेंथ हो, ऑल वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं बॉडी पर बॉडी के सरफेस पर इंसिडेंट होती हैं वो बॉडी टोटल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, तो ऐसी बॉडी को हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी और आइडियल ब्लैक बॉडी कहते हैं। आइडियल ब्लैक बॉडी नाइदर रिफ्लेक्ट्स नॉर ट्रांसमिट्स एनी पार्ट ऑन द इंसिडेंट रेडिएशन। अगर वो आइडियल ब्लैक बॉडी होगी तो वो आइडियल ब्लैक बॉडी किसी भी पार्ट को ना तो रिफ्लेक्ट करेगी और ना ट्रांसमिट करेगी। नॉर्मली हमने पढ़ा है कि जैसे हमारी कोई बॉडी है और उस बॉडी पर जब हम कोई लाइट इंसिडेंट करते हैं, लाइट रेडिएशन, सपोज हमने क्यू लाइट रेडिएशन इंसिडेंट की, तो ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी कुछ पार्ट तो यहां पर एब्जॉर्ब होता है वो है QA, और कुछ पार्ट यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाता है और वो है QR। अब जो पार्ट एब्जॉर्ब हुआ है उसमें से भी बाद में कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है QT, यानी टोटल जो Q था वो Q एब्जॉर्ब प्लस Q रिफ्लेक्ट और प्लस Q ट्रांसमिट के सम के इक्वल होगा। लेकिन अगर आइडियल और परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो यहां पर रिफ्लेक्ट पार्ट और ट्रांसमिट पार्ट 0 होगा और एब्जॉर्ब पार्ट 1 होगा, क्योंकि उस बॉडी पर जितनी भी रेडिएशंस ऑल वेवलेंथ की जो इंसिडेंट होती हैं वो बॉडी सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, सो दैट फॉर इट R is equals to 0, T is equals to 0 and A is equals to 0। जैसे हमने बताया कि अगर आइडियल ब्लैक बॉडी होगी तो रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट पार्ट 0 होगा, यानी कोई भी पार्ट ना तो रिफ्लेक्ट होगा और ना ट्रांसमिट होगा, यानी ओनली एब्जॉर्प्शन होगा, यानी टोटल पार्ट एब्जॉर्ब होगा। इस वजह से यहां पर RT और 0 होगा जबकि A 1 होगा। इन दिस वे ए ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर। तो हम कह सकते हैं कि जो आइडियल ब्लैक बॉडी है और परफेक्टली ब्लैक बॉडी है वो परफेक्ट एब्जॉर्बर है, यानी पूरी तरह से वो एब्जॉर्बर है, यानी सिर्फ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 100% कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे, बट प्लेटिनम ब्लैक जो है उसकी एब्जॉर्बिव पावर जो है वो 98% है, और लैंप ब्लैक जो है जिसको हम काजल कह सकते हैं उसकी एब्जॉर्बिव जो पावर है वो 96% है। तो हम ऐसी बॉडी को आइडियल और परफेक्टली ब्लैक बॉडी कह सकते हैं, जबकि एग्जैक्टली जो है आइडियल और परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जो 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे, लेकिन 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की वाली कोई बॉडी पॉसिबल नहीं है,
तो प्लेटिनम ब्लैक जिसका एब्जॉर्प्टिव पावर 98% है और लैंप ब्लैक जिसका एब्जॉर्प्टिव पावर जो है वो 96% है। इन बॉडी को हम आइडियल ब्लैक बॉडी कह सकते हैं। आइडियल ब्लैक बॉडी ये जरूरी नहीं है कि वो ब्लैक कलर की हो, वो किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन कंडीशन यही है कि आइडियल और परफेक्टली ब्लैक बॉडी में जो एब्जॉर्ब्ड पावर है वो 100% होना चाहिए, यानी ऑल रेडिएशंस उसमें एब्जॉर्ब होनी चाहिए।